Yes, sir. So very good evening to all of you. हम लोग Evening, sir. बेसिकली, हाँ, गुड इवनिंग बेटा। हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था बिजनेस स्टडी की यूनिट 1। और बिजनेस स्टडी की यूनिट 1 में टिल नाउ हम लोग डिस्कस कर चुके थे अबाउट मैनेजमेंट। इसके कंसेप्ट के बारे में हम पढ़ चुके थे और इसके फंक्शंस हम लोगों ने देख लिए थे। तो फर्दर ऑन हम आज डिस्कस करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस। बुक हमारी रहेगी सुभाष दे सर की बुक। सुभाष दे सर की बुक से हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। सुभाष दे सर, जिनके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है। इसकी पीपीटी जो है, ये जो जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं व्हाट्सएप शेयर कर दूंगा। अगर नहीं है तो बाकी बुक है तो कोई समस्या है ही नहीं। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर आज के। ये हमने कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने इसका देख लिया था। कंसेप्ट हमने देख लिए थे, प्रोसेस, Yes, sir. यूनेस, एफिशिएंसी एज वेल एज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये हमने यहाँ तक सब डिस्कस कर लिया था। आज हमने देखनी थी इसकी करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अगर उनके बारे में मैं बात करूं तो किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करूं या किसी पार्टिकुलर टर्म के बारे में बात करूं, जैसे मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर मैनेजमेंट के बारे में, तो मैनेजमेंट को आप एक सब्जेक्ट मान सकते हैं। मैनेजमेंट को आप एक सब्जेक्ट के तौर पे कंसिडर किया कर सकते हैं या फिर एक टर्म मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं इसको? या तो आप सब्जेक्ट मान सकते हैं या फिर एक टर्म भी मान सकते हैं। अगर इंडिविजुअल फॉर्म में देखूं, एट माइक्रो लेवल पर चेक करूं मैं इसको, तो माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट एक टर्म है हमारी। और यदि मैं मैक्रो लेवल पर देखूं तो मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी टर्म्स आती हैं, तो इसको हम एक सब्जेक्ट भी मान सकते हैं। एक वाइड एरिया पे भी हम इसको चेक कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट पार्टिकुलरली एक सब्जेक्ट है या टर्म है, आप इसको जैसा मर्जी माने। इसकी कुछ अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ अपनी फीचर्स होती हैं। हम उन फीचर्स के बारे में जो है बात करके चलेंगे कि क्या इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसकी फीचर्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि मैनेजमेंट हो या कोई भी पार्टिकुलर टर्म हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई जैसे इंसान है कोई, तो उसकी अपनी एक फीचर होती है, उसकी अपनी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो वैसे ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की भी अपनी कुछ करेक्टरिस्टिक है, जिनके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि वेदर द मैनेजमेंट इज एग्जिस्टिंग और नॉट। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जब हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट एक कैसी प्रोसेस है, तो हम कहते हैं मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस के तौर पे मानी जाती है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का क्या मतलब होता है कि पार्टिकुलरली हमारा कोई भी गोल हो, किसी भी तरीके का गोल हो, हम यदि उसको प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ अचीव करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में अचीव हो जाता है। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट ऑफ बेसिक गोल्स। इसके अपने कुछ बेसिक गोल्स होते हैं, बेसिक गोल हम सेट करके चलते हैं। तो उन बेसिक गोल को ये अचीव करने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। विच आर द बेसिक रीजंस फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। और इसी कारण से मैनेजमेंट का एग्जिस्टेंस भी है। अगर कोई गोल ही नहीं होगा जिसको हमें अचीव करना है, तो मैनेजमेंट की जरूरत भी नहीं है। किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना कोई बेसिक ऑब्जेक्टिव, बेसिक गोल नहीं होगा तो हमें मैनेजमेंट की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट हम करते किस लिए हैं, ताकि हम अपने एक कॉमन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उनको अचीव कर सकें। दीज शुड बी सिंपल। ये कैसे होने चाहिए? सिंपल होने चाहिए। एंड क्लियरली स्टेटेड, और बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाए गए हों, प्रेजेंट किए गए हों, बताए गए हों। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट गोल्स। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग गोल हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक स्कूल के अंदर, सपोज करिए एक स्कूल के अंदर एक क्लास है, कॉमर्स क्लास है। कॉमर्स क्लास में 39 या 29 स्टूडेंट्स हैं। तो इन 29 स्टूडेंट्स का अपना अपना गोल हो सकता है, सबका अपना अपना गोल हो सकता है। तो ये 29 बच्चों की जो कॉमर्स की क्लास है, तो ये कॉमर्स की क्लास एक ऑर्गेनाइजेशन है इनकी। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक व्यक्ति का अपना अपना गोल हो सकता है। तो वैसे ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका एक अपना डिफरेंट गोल हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताया, गोल ऑफ अ रिटेल स्टोर मे बी इन टू इंक्रीज सेल्स।
किसी रिटेल स्टोर का गोल हो सकता है कि वो अपनी सेल्स को बढ़ाए, बट द गोल ऑफ स्कूल इज टू इम्पार्ट एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। और किसी पार्टिकुलर स्कूल का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि जो एजुकेशन है, एक अच्छी एजुकेशन है, वो अपने बच्चों को प्रोवाइड करे, उनमें इम्पार्ट करे। तो मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इन सिंपल वे में अगर हम इसको डिफाइन करें तो आप इसको ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अचीविंग द कॉमन गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं, कॉमन गोल्स, उनको अचीव करने में मदद करता है। इसका ये मतलब है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट कैसी प्रोसेस है कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिन्यूस प्रोसेस? कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जो लगातार चलती है, सतत चलने वाली, लगातार चलने वाली प्रोसेस है। बीच में यदि कहीं किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, माइक अनम्यूट करके अपने डाउट्स रख सकता है, अपनी बात पूछ सकता है। ये ध्यान ओके सर। रखिएगा। मैनेजमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार चलने वाली। यानी कि हमने इसको कॉन्टिन्यूस प्रोसेस सिर्फ इसलिए बोला है क्योंकि जब हम प्रोसेस की बात करते हैं, जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली जो फंक्शंस होते हैं उनको लेकर चलते हैं। प्लानिंग को, ऑर्गेनाइजिंग को, स्टाफिंग को, डायरेक्टिंग को, कंट्रोलिंग को। और मैंने बताया था ये एक साइक्लिक वे में काम करता है। हम पहले प्लानिंग करते हैं, फिर उसकी ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग चलती है। कंट्रोलिंग के बाद अगेन हम प्लानिंग पर मूव कर जाते हैं, फिर से ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये एक साइक्लिक वे में चलती है, इसलिए ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कभी ना रुकने वाली प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली इज अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। क्या है ये? कॉन्टिन्यूस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। इनकी एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इनका एक कंपोजिट प्रोसेस है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि मैनेजमेंट को एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। और प्रोसेस होने का बेसिक पर्पस भी यही है कि इसमें कोई भी काम रुकता नहीं है, हर वक्त चलता रहता है। एक प्लानिंग पूरी हुई, हम दूसरी प्लानिंग कर लेते हैं। एक प्लानिंग के लिए रिसोर्सेज एलोकेट किए, दूसरी प्लानिंग के लिए रिसोर्सेज की व्यवस्था करने लग जाते हैं। उनको डायरेक्ट करते हैं, तो पहली वाली प्लानिंग जैसे ही कंप्लीट होने वाली होती है तो नई प्लानिंग हम जो बनाते हैं उसके लिए हम डायरेक्शन देना स्टार्ट कर देते हैं। दीज फंक्शंस आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड। ये फंक्शन एक साथ, साइमल्टेनियसली का मतलब है साथ साथ परफॉर्म्ड किए जाते हैं बाय ऑल मैनेजर्स एट ऑल द टाइम। सभी मैनेजर्स के द्वारा सभी समय में। द टाइम स्पेंट बाय मैनेजर इन डिफरेंट फंक्शंस हाउएवर इज डिफरेंट। वो हो सकता है कि जो मैनेजर्स हैं वो अलग अलग समय लगाए। किसी मैनेजर को हो सकता है किसी काम करने में 1 घंटा लगे, 1 घंटे की प्लानिंग करनी पड़े, किसी को लगता है कि 2 घंटे में प्लानिंग करनी पड़े, किसी की 3 घंटे की प्लानिंग करनी पड़े, किसी को डायरेक्शन करने में 1 घंटा लगे। तो हर एक मैनेजर का जो टाइम स्पेंड पीरियड है वो अलग अलग हो सकता है, बट ऐसा नहीं होगा कि किसी भी मैनेजर को किसी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैनेजर्स एट द टॉप लेवल स्पेंड मोर टाइम। जो टॉप लेवल होता है वो सबसे ज्यादा समय व्यतीत करता है, क्योंकि सबसे मेन काम वही करता है, प्लानिंग का एंड ऑर्गेनाइजिंग का। जो दो फंक्शंस है हमारे हमारे पास टोटल 5 फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इनमें से ये जो दो फंक्शन है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, दीज आर परफॉर्म्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। अब बात आती है स्टाफिंग की और डायरेक्टिंग की। तो दीज आर द फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जनरली ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। कंट्रोलिंग जो फंक्शन होता है वो हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। तो कोई अलग अलग मैनेजमेंट के लिए अलग अलग मैनेजर्स जो होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर के, उनके लिए अलग अलग टाइमिंग हो सकती है, पर समय सबको लगाना पड़ता है, सभी को इनके ऊपर समय व्यतीत करना पड़ता है। देन द मैनेजर्स एट द लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर होते हैं उनके कंपैरेटिवली जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको ज्यादा समय व्यतीत करना पड़ता है। तीसरा जो फीचर है, दैट इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। यहाँ पर मेन बात जो है सीखने की वो ये है कि जो ऑल परवेसिव है उसका क्या मतलब है। देखिए, ऑल परवेसिव का सिंपल सा मतलब होता है यूनिवर्सल। मैनेजमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो कैसी है? यूनिवर्सल है। कहीं चले जाएं आप, ऑल ओवर द यूनिवर्स,
यूनिवर्सल, आप वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर पे चले जाएं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, किसी भी घर में चले जाएं, या किसी भी फोर वेज सड़क पर खड़े होकर, चौराहे पर खड़े होकर देख लें, आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस के तौर पे भी देखा जाता है, मैनेजमेंट को एक यूनिवर्सल एलिमेंट भी माना जाता है। परवेसिव है क्योंकि रिक्वायर्ड होता है इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस वेदर इट इज स्मॉल और इट इज लार्ज। ये चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, इन ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड एट ऑल द लेवल्स हमें किसकी जरूरत होती है, मैनेजमेंट की जरूरत होती है। इसलिए इसको हमने क्या बोला है कि मैनेजमेंट इज ए ऑल परवेसिव फंक्शन। और ऑल परवेसिव फंक्शन में अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे बात करें, तो आप अपने घर से एग्जांपल ले सकते हैं, अपने स्कूल से एग्जांपल ले सकते हैं, या पार्टिकुलरली किसी भी कंट्री से एग्जांपल ले सकते हैं। हर जगह एक जैसा काम परफॉर्म किया जाता है। स्कूल में अगर हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है तो फॉरेन में भी पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग वर्क होता है तो फॉरेन में भी होता है। उसको करने के लिए हमें एक प्रॉपर वे में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिनमें हम फंक्शंस फॉलो करते हैं, प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, या स्टाफिंग का, या डायरेक्टिंग का, या कंट्रोलिंग का। तो ये फंक्शंस हर जगह रिक्वायर्ड होते हैं, इसीलिए हम इसको परवेसिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। मैनेजमेंट को परवेसिव भी बोला गया है। जैसे द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉमन होती हैं, वेदर इकोनॉमिक हो, सोशल हो, और पॉलिटिकल हो। कैसी भी एक्टिविटी क्यों ना हो, सबके लिए कॉमन एक्टिविटी होती है। ए पेट्रोल पंप नीड्स टू बी मैनेज्ड एज मच एज हॉस्पिटल और ए स्कूल। अगर किसी पेट्रोल पंप पर जितनी मैनेजमेंट की जरूरत है, उतनी ही मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट किसी हॉस्पिटल या किसी स्कूल में भी होगी। व्हाट मैनेजर्स डू इन इंडिया, द यूएसए, जर्मनी और जापान इज द सेम। जो मैनेजर हमारे इंडिया में काम करते हैं वही यूएसए में भी होता है, वही जर्मनी में भी होता है, वही जापान में भी होता है। हाउ दे डू इट मे बी क्वाइट डिफरेंट, हो सकता है किसी किसी के काम करने का तरीका अलग हो। वे ऑफ डूइंग वर्क, वे ऑफ डूइंग वर्क हो सकता है अलग अलग हो, बट काम वही होगा, रिजल्ट वही होगा जो वो करना चाहते हैं, जो वो इम्प्लीमेंट करते हैं। दिस डिफरेंस इज ड्यू टू ऑफ डिफरेंस इन द कल्चर। और ये डिफरेंस भी केवल कल्चर की वजह से होता है, ट्रेडिशन की वजह से होता है, हिस्ट्री की वजह से हो सकता है। अदरवाइज मैनेजमेंट हर जगह सेम है, मैनेजमेंट के रिजल्ट हर जगह सेम है। ये रिजल्ट हो सकता है कि थोड़े बहुत डिफर कर जाए ड्यू टू ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। वो भी किस वजह से, ह्यूमन बिहेवियर की वजह से। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर क्या है, वो फ्लेक्सिबल है, वो चेंजेबल है। हो सकता है कि जो प्रिंसिपल, जो मेथड मैं यूज करूंगा, वो हो सकता है कि दूसरा पर्सन यूज ना करे, या जो दूसरा पर्सन यूज कर रहा है हो सकता है कि वो मेथड मैं यूज ना करूं। तो इस वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, मगर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के सेम होते हैं, और उन ऑब्जेक्टिव को हम अचीव करने की कोशिश भी करते हैं। मैनेजमेंट की एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, एक इम्पोर्टेंट फीचर है, और ये एग्जाम में कई बार पूछी भी गई है। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, एक्सप्लेन। कहता है मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, इसके बारे में बताइए। तो मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम देख नहीं सकते, कांट बी सीन, कांट बी सीन, लेकिन इसको हम फील कर सकते हैं, फेल्ट, इसको महसूस किया जा सकता है। कैसे? यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं वो हैप्पी हैं, वो क्या है, हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो हम ये कहते हैं कि वहां पर ऑर्डिनरी इंस्टीड ऑफ कॉज, यानी ऑर्डरलीनेस है इंस्टीड ऑफ कॉज, मतलब किसी प्रकार के कन्फ्लिक्शन की वहां कोई जगह नहीं है, बल्कि सारी चीजें प्रॉपर वे में, ऑर्डर में परफॉर्म की जा रही हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। क्योंकि इंटेंजिबल फोर्स को देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन इसकी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं बाय द इफेक्ट नोटिसेबल व्हेन टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू द प्लान। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो टारगेट होते हैं वो उसके प्लान के अकॉर्डिंग अचीव कर लिए जाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि वहां पर जो मैनेजमेंट है वो कैसी है, दैट इज इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। तो हम वहां पर उस मैनेजमेंट को इफेक्टिव भी बोलते हैं और एफिशिएंट भी बोलते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट यदि इफेक्टिव और एफिशिएंट होगी, इन दैट केस ओनली हम ये कहेंगे कि मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है। आगे चलते हैं। मैनेजमेंट को एक ग्रुप एक्टिविटी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बताता है कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। इसमें कोई समस्या नहीं है कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। मैनेजमेंट के अंदर देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट छुपा है इस ग्रुप एक्टिविटी से रिलेटेड। अगर मैं इसमें बात करूं मैनेज करने की, मैन
एंड द थिंग्स। तो ये जो मैन वर्ड है, इट इज नॉट अ सिंगल पर्सन, ये अपने आप में ही प्लूरल है। नॉर्मली मैन हम ऐसे लिखते हैं ना, MEN, दैट इज अ सिंगुलर सेंस। लेकिन जब हम इसको प्लूरल सेंस में लिखते हैं तो हम ऐसे लिख देते हैं MEN, मैन। तो मैनेजमेंट मैंस का ग्रुप है, तो इसीलिए इसको हमने क्या कहा है, इट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। ये कोई सिंगल एक्टिविटी नहीं है, सिंगल पर्सन की एक्टिविटी नहीं है, ये टुगेदरनेस की एक्टिविटी है, ये एवरीवन की एक्टिविटी है, जिसमें सारे मिलकर किसी ना किसी गोल को अचीव करते हैं। तो ये एक टीम वर्क है बेसिकली। ये क्या है, एक प्रकार का टीम वर्क है। उस टीम वर्क के थ्रू हम इसमें काम करते हैं, जिसमें हम टीम को अगर बांटें तो टुगेदरनेस, एवरीवन अचीव्स मोर, यानी कि एक साथ मिलकर हम बहुत सारा अचीव कर सकते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। इसमें आई की भावना नहीं होती, इसमें वी की भावना चलती है। जब हम किसी भी पार्टिकुलर मैनेजमेंट में आई को वी में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पर ई स्प्रिट, ई स्प्रिट दी कोर्स, एक प्रिंसिपल होता है मैनेजमेंट का, उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं। ये प्रिंसिपल बेसिकली जो है 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल्स ने दिए हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उनमें से एक प्रिंसिपल है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर आई से वी में कन्वर्ट हो जाता है, आई से वी में कन्वर्जन हो जाता है, तो वहां पर हम बहुत सारे टुगेदर एक साथ बहुत सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। एक सक्सेसफुल टीम बीट्स विद वन हर्ट्स, ठीक है, एक हर्ट के साथ, यानी वो बहुत सारे लोगों को हरा सकती है, बीट कर सकती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए ग्रुप एक्टिविटी। बिना ग्रुप के हम ऑर्गेनाइजेशन के कोई गोल अचीव नहीं कर सकते। आगे हमें थोड़ा सा एक पॉइंट समझाने की कोशिश की है इसने, क्या, एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स। अब देखिए, अलग अलग नेचर के लोग होते हैं, डाइवर्स इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट नीड्स, जिनकी जरूरतें भी अलग अलग होती हैं। बट एवरी मेंबर ऑफ ग्रुप हैज ए डिफरेंट पर्पज फॉर ज्वाइनिंग, और हर एक मेंबर का एक अलग अलग पर्पज भी होता है ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का। But as the member of the organization, they work towards fulfilling the common organizational goals. That's why we called it as an grouping activity. इसलिए हम इसको एक ग्रुप एक्टिविटी के तौर पर देखते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी मानी जाती है। तो अगर ये पूछ लिया जाए मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, तो आप इसके बारे में क्या लिखेंगे, तो सिंपली आप इन लाइनों को कॉपी कर सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाइवर्स नीड के डाइवर्स इंडिविजुअल्स होते हैं, जिनकी अलग अलग जरूरतें होती हैं, और हर एक मेंबर अलग अलग पर्पज से ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन भी करता है, लेकिन फिर भी वो, क्योंकि मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो वो किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए वर्क करते हैं। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी के तौर पर देखी गई है। दिस रिक्वायर्स, इसमें बेसिकली हमें किस चीज की जरूरत होती है, टीम वर्क की, टीम वर्क की एंड कोऑर्डिनेशन की, ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स इन कॉमन डायरेक्शन। तो जहां पर टीम वर्क होगा, कोऑर्डिनेशन होगा किसी कॉमन डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली वहां पर अपने जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, उनको आप इजिली अचीव कर पाते हैं। कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को आप इजिली क्या कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट फीचर्स पे चलते हैं। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। इसके बारे में तो आपको वैसे ही समझ में आ जाना चाहिए, वाई मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। देखिए, मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन क्यों माना गया है, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर बदलाव होते रहते हैं, इनमें बदलाव होते रहते हैं, तो इसलिए इसको हमने डायनेमिक फंक्शन माना है। दूसरा, एक जो इन्वायरमेंट है, दैट इज ऑल्सो द चेंजिंग पार्ट, उसमें भी बदलाव होते रहते हैं। ये एक इसकी जो है ना नेवर चेंजिंग फीचर है इन्वायरमेंट की, कि भाई उसमें हमेशा बदलाव होते रहते हैं। अब इन्वायरमेंट के अंदर ऐसा हमेशा चलता रहता है, ये कभी बदल नहीं सकता। क्या नहीं बदल सकता, ये अपनी नेचर को नहीं बदल सकता इन्वायरमेंट, लेकिन इन्वायरमेंट में बदलाव होते रहते हैं। तो उन बदलाव को अडॉप्ट करने में मैनेजमेंट हमारी काफी मदद करती है। एज पर द चेंजेस हम अपने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में चेंज कर लेते हैं, जिसके कारण हमने इसको क्या कहा है, इट इज ए डायनेमिक फंक्शन। इस बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्वायरमेंट वर्ड है, उस पर अगर मैं फोकस करूं, तो वो दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल इन्वायरमेंट, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और इंटरनल इन्वायरमेंट तो कंट्रोलेबल फैक्टर है, तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो फैक्टर होते हैं, दे आर नॉट कंट्रोलेबल, वो कंट्रोलेबल फैक्टर नहीं होते। उनमें अगर किसी भी चीज में, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी में, जैसे कि लीगलिटी में, जैसे कि सोशलिटी में, जैसे कि टेक्नोलॉजी में,
या फिर किसी प्रकार के इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में यदि चेंज आता है तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारा डायरेक्टली अफेक्ट होता है। और एज पर द चेंज ऑफ द इन्वायरमेंट मैनेजमेंट उस चेंज को अडॉप्ट करने में हमारी मदद करता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट को एक डायनेमिक फंक्शन के तौर पे माना गया है। एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट, वो मतलब संपर्क में आता है विद एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विथ विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल फैक्टर्स, जो अलग अलग फैक्टर्स के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, सोशल है, लीगल है, टेक्नोलॉजिकल है, तो आप इसको पेस्टल भी, ये जैसे PESTL, पेस्टल के नाम से याद रख सकते हैं, या फिर आप इसको SLEPT, स्लैप्ट के नाम से याद रख सकते हैं। स्लैप्ट या पेस्टल, इनमें बेसिकली जब भी हम इन वर्ड को लिखते हैं तो हम बात करते हैं अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में। इसमें हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को शामिल करके चलते हैं, इसमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारा शामिल होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये पांचों फैक्टर बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, और उस अफेक्ट को अडॉप्ट करने में मैनेजमेंट हमारी मदद करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कहूं कि मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया। अब टेक्नोलॉजिकल चेंज क्या आ गया, सपोज कहीं पर हमारा टाइपराइटर से वर्क होता था। एक मिनट बेटा होल्ड करना, कमाल ही कर दिया आप लोगों ने तो। टाइपराइटर जो है, सपोज करिए टाइपराइटर जो है उसकी जगह कंप्यूटर आ गया। अब कंप्यूटर के आने से जो इम्प्लॉइज हैं, दे आर गेटिंग फ्राइटेंड, वो डर गए, उनमें डर आ गया कि कहीं उनकी जॉब ना चली जाए। लेकिन ये कंप्यूटर जो आया तो उनकी वो बेटरमेंट के लिए आया, उससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो एफिशिएंसी बढ़ेगी तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज भी जो है ना वो इम्प्रूव होंगी। तो इन सब बातों को धीरे धीरे लोगों तक पहुंचाकर उनको समझाने के लिए मैनेजमेंट हमारी हेल्प करती है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसको अडॉप्ट करने में मदद करता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन हो पाता है, सक्सेसफुली चल पाता है। आइए, इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट change itself and its goals according to the needs of the environment। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड, देखिए मैकडोनल्ड जो है एक बहुत बड़ा ब्रांड है, द फास्ट फूड जायंट मेड मेजर चेंजेस इन इट्स मेन्यू टू बी एबल टू सर्वाइव इन इंडियन मार्केट। अब मैक्सिमम जो इंडियन मार्केट है वो क्या है, नॉन वेज है, नो सॉरी वेजिटेरियन है। क्या है, वेजिटेरियन मार्केट है। यहाँ पर मैक्सिमम लोग वेजिटेरियन है। तो जो मैकडोनल्ड है उसका प्रोडक्ट वो नॉन वेज बनाती थी, तो उसने अपने प्रोडक्ट में क्या चेंज किया कि उसको वेजिटेरियन प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया। जैसे आलू टिक्की वगैरह ऑफर करना स्टार्ट कर दिया, आलू टिक्की बर्गर ऑफर करना स्टार्ट कर दिया, जिससे वो मार्केट में सरवाइव कर पाया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट फीचर पर। मैनेजमेंट की जो सबसे एक हम कहें कि इंपॉर्टेंट फीचर भी मानी जा सकती है, मल्टी डायमेंशनल। नाम से ही क्लियर है, मल्टी बहुत सारे, डायमेंशन यानी कि अलग अलग क्षेत्र में हम मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट समझते हैं। देखिए जैसे अगर मैं बात करूं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, तो आप इसको WPO, ये तीन जगह बेसिकली मैनेजमेंट को हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं। किसी काम का मैनेजमेंट करते हैं, किसी प्रोसेस का मैनेजमेंट करते हैं, पीपल का मैनेजमेंट करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस का मैनेजमेंट करके चलते हैं। तो वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस, इनका हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। इनका जब मैनेजमेंट करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, ऐसा नहीं है कि हमने वर्क का मैनेजमेंट कर दिया तो हमारा काम खत्म हो गया। इसके बेसिकली तीन डायमेंशंस हैं। कितने डायमेंशंस हैं इसके, तीन डायमेंशंस हैं। दीज आर मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क पहला, ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द सम वर्क। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर एक स्कूल है, एक स्कूल है, तो स्कूल का बेसिक वर्क क्या है, एजुकेशन, एजुकेशन इम्पार्ट करना, एजुकेशन इम्पार्ट करना। तो वो एजुकेशन इम्पार्ट करेगी। अगर कोई हॉस्पिटल है तो उसका वर्क क्या है, हेल्थ या हेल्थ सॉरी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना।
तो हर एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन जो भी है उसका कोई ना कोई वर्क होता है, और उस वर्क को क्या करती है, मैनेजमेंट हेल्प करती है मैनेज करने में। मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट ट्रांसलेट करती है दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड एंड असाइन द मीन्स टू अचीव इट। यानी मीन्स का मतलब उन संसाधनों को जिनमें बेसिकली हम बात करते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स की बात करके चलते हैं, किसकी बात करके चलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की बात करके चलते हैं। उनको ये वर्क असाइन किए जाते हैं ताकि वो अपने काम को प्रॉपरली एक गोल की तरह करें और उसको अचीव करें। और उनको ये वर्क हम जब असाइन करते हैं तो एक टाइम के साथ असाइन करते हैं कि विद इन द टाइम आपको ये गोल अचीव करने हैं। दिस इज डन इन द टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स टू बी सोल्व्ड। और ये जो काम किया जाता है ना, उनमें बेसिकली प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है, डिसीजंस लिए जाते हैं, प्लान्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं, बजट बनाए जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जाती हैं, अथॉरिटीज डेलीगेट की जाती हैं। क्योंकि जब भी वर्क किया जाएगा, वर्क का मैनेजमेंट किया जाएगा, तो वहां पर बेसिकली आप याद रखें स्टाफिंग फंक्शन को आप इन्वॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि स्टाफिंग फंक्शन में और ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में हम बेसिकली ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म करके चलते हैं। तो इनके साथ हम वर्क को क्या करते हैं, मैनेजमेंट करके चलते हैं। तो जहां पर स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग की रिक्वायरमेंट आ गई, इसका मतलब वहाँ मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट आ गई, मैनेजमेंट की जरूरत हो गई, क्योंकि मैनेजमेंट प्रोसेस के ही तो ये पार्ट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। जब मैनेजमेंट ऑफ पीपल के बारे में हम बात करेंगे, तो इसका मतलब है कि जो ह्यूमन पावर है, ह्यूमन रिसोर्सेज है और पीपल है विच आर इन द ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेटेस्ट एसेट, जिसको हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे इंपॉर्टेंट एसेट माना है। कल भी मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन पावर जो होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे इंपॉर्टेंट एसेट मानी गई है। क्यों? क्योंकि इसके कारण ही एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली अपने गोल्स अचीव कर पाता है। अदरवाइज वो अपने गोल्स को अचीव कभी ना कर पाए, चाहे कितनी अच्छी प्लानिंग कर लो, चाहे कितना अच्छा आपके पास ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कितनी अच्छी आपके पास कंट्रोलिंग टेक्नोलॉजी हो। लेकिन अगर ह्यूमन पावर अच्छा नहीं है ना, तो यू कैन नॉट अचीव योर गोल्स। सो डिस्पाइट ऑल द डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, गेटिंग work done through people is still a major task for the manager. So managing people has two dimensions. Basically इसमें दो dimensions शामिल होती हैं। एक तो dealing with employees as individuals with diverse needs and their behavior. Second, dealing with employees as a group of people. क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन को दो लोगों से डील करना पड़ता है, एक तो अपने सेल्फ एम्प्लॉयज से और दूसरा सोसाइटी से, सोसाइटी से इंडिविजुअल लोगों से जिनकी अलग अलग जरूरतें होती हैं, अलग अलग नीड होती हैं, और एक अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज से। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल बेसिकली दो लोगों का मैनेजमेंट करके चलती है, एक तो अपने एम्प्लॉयज का, दूसरे सोसाइटी में रहने वाले लोगों का। और टास्क ऑफ मैनेजर टू मेक द पीपल वर्क towards the achievement of organizational goals by making their strengths effective and their weakness irrelevant। और इसमें जो मैनेजर का जो मेन काम होता है, वो क्या काम होता है कि वो अपने लोगों से काम करवाए और अपने जितने भी गोल्स हैं उनको प्रॉपरली अचीव करवाए। इस बात को मद्देनजर रखते हैं कि वो अपनी स्ट्रेंथ का इफेक्टिवली यूज करे और वीकनेस को वो इग्नोर करे, वीकनेस को वो इररिलेवेंट साबित कर दे, वीकनेस उनकी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर थर्ड पर, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। देखिए मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में हम लोग किस चीज को लेकर चलते हैं, किस बात को इंक्लूड करके चलते हैं। जब भी हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस की, तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में हमारी बातें शामिल होती हैं, भाई उस ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक काम क्या है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस टू प्रोवाइड इन द ऑर्डर टू सर्वाइव। दिस रिक्वायर्स अ प्रोडक्शन प्रोसेस of transforming input raw material into एंड द टेक्नोलॉजी इनटू डिजायर्ड आउटपुट। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के पास रॉ मटेरियल होता है, इनपुट होते हैं, उनको प्रॉपर टेक्नोलॉजी के साथ यूज करके डिजायर्ड आउटपुट का ले सके, डिजायर्ड कंजम्पशन के लिए आउटपुट बना सके, तो वो सारा वर्किंग, वो सारा ऑपरेशन जितना भी है, दैट इज नीड टू बी मैनेज्ड, उसको मैनेज करने की जरूरत है। और उसके लिए मैनेजमेंट जो है, ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो मदद करते हैं। तो दिस इज इंटरलिंक्ड विद बोथ द मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। और ये जो मैनेजमेंट ऑफ वर्क है और मैनेजमेंट ऑफ पीपल है, ये
इनके साथ एक इंटरलिंक्ड फंक्शन है, क्योंकि अगर वर्क का हम प्रॉपरली मैनेजमेंट कर लेंगे और लोगों का हम प्रॉपरली मैनेजमेंट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे ऑपरेशंस भी क्या हो जाएंगे, मैनेज हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली ऑपरेशंस भी क्या हो जाएंगे, मैनेज हो जाएंगे। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फीचर, जिसमें हमने 3 बेसिक पॉइंट को समझा। पहला पॉइंट हमने क्या समझा कि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल क्यों है, क्योंकि ये वर्क का मैनेजमेंट करके चलती है, क्योंकि ये पीपल का मैनेजमेंट करके चलती है, क्योंकि ये ऑपरेशंस का मैनेजमेंट करके चलती है। इसलिए इसको हमने मल्टी डायमेंशनल के तौर पे जाना है। आइए थोड़ा सा एक बार रिकैप करते हैं कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट से लेके फीचर तक जो चीजें हमने अब तक पढ़ी, तो उससे हमारा जितना भी टॉपिक हमने पढ़ा है वो एक बार रिकैप हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, और उसके बाद हम अपनी क्लास को वाइंड अप कर पाएंगे। अगर मैं रिकैप के बारे में बात करूं तो देखिए, हमने कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में 3 कंसेप्ट बेसिकली पढ़े। पहला कंसेप्ट हमने पढ़ा प्रोसेस, और प्रोसेस में मैंने आपको बताया कि जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उनको आप इंक्लूड करेंगे। फिर दूसरा हमने पढ़ा इफेक्टिवनेस, और मैंने आपको इस इफेक्टिवनेस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाया था कि आप टी को कंसीडर करके चलेंगे। इस टी का मतलब होता है ऑन टाइम। कोई भी काम जब ऑन टाइम कंप्लीट होगा तो वहां इफेक्टिवनेस होगी। या राइट टास्क में, राइट का टी आप पकड़ कर चलें, इसका मतलब ये होता है ऑन टाइम। या कंप्लीटिंग एक्टिविटी, जिसमें कि हम एक्टिविटीज में भी टी पकड़ के चलें, ऑन टाइम जितनी भी हमारी एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो जाए। या अचीविंग गोल्स, अचीविंग गोल्स कब होते हैं, जब हम ऑन टाइम किन्हीं गोल्स को अचीव कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स इफेक्टिवनेस के थे, हमने डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट आपने डिस्कस किया कंसेप्ट के अंदर एफिशिएंसी, और मैंने बताया था कि इस एफिशिएंसी में जो मेन पॉइंट है वो आपका रहेगा सी, सेंटर वाले सी को आप पकड़ कर देंगे, जिसका मतलब है मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट पर आपका कोई भी काम यदि होगा करेक्टली, टास्क करेक्टली होगा, करेक्टली में सी ऑन मिनिमम कॉस्ट होगा, तो या फिर मिनिमम आउटपुट लगाकर मोर बेनिफिट या मोर रिजल्ट्स हम डिराइव कर सकें, तो हम उसे क्या कहेंगे, एफिशिएंसी कहेंगे। सो मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर टू बी बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। तो मैनेजमेंट का इफेक्टिव होना भी जरूरी है और एफिशिएंट होना भी जरूरी है। फॉर व्हाट पर्पज, टू अचीव द गोल्स इन इफेक्टिवनेस विद मिनिमम रिसोर्सेज, दैट इज इन एफिशिएंसी। तो ये टॉपिक हमने एक पढ़ लिया अब तक, और आज जो हमने पढ़ी है वो इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं। आप इन करेक्टरिस्टिक्स को याद रख सकते हैं G2IPMCD के नाम से, जहां पर G2 का मतलब हो गया, एक तो ग्रुप एक्टिविटी है और एक ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। G2 का मतलब क्या हो गया, ग्रुप एक्टिविटी है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। आई का मतलब क्या हो गया, ये एक इंटेंजिबल फोर्स है। पी का मतलब क्या हो गया, ये एक परवेसिव फंक्शन है। एम का मतलब क्या हो गया, ये मल्टी डायमेंशनल है। सी का मतलब क्या हो गया, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। डी का मतलब क्या हो गया, ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। तो ये जो वर्ड है इनको आप यूज करके इसके फीचर्स को याद रख सकते हैं। अदरवाइज आप अपने आप से भी कोई भी एक्रोनियम बना सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको बात करूं तो आप ऐसा भी रख सकते हैं कि PMG, PMG, CMG, बोथ आर क्लेवर, बोथ आर क्लेवर। देखिए, पी का मतलब क्या आ जाएगा, परवेसिव। एम का मतलब क्या आ जाएगा, मल्टी डायमेंशनल। जी का मतलब क्या आ जाएगा, गोल ओरिएंटेड। PMG, CMG, सी का मतलब क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। एम को यहाँ ब्लैंक छोड़ दें। जी का मतलब क्या आ जाएगा, ग्रुप एक्टिविटी। बोथ आर, सी का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। सो PMG CMG बोथ आर क्लेवर। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे जो स्टेट के मुख्यमंत्री, वो दोनों ही बहुत क्या है, क्लेवर है। आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। आपका जब मन करे आप वो इसका एक्रोनियम बनाइए, आपको ये सारी बातें याद हो जाएंगी। तो ये कुछ बेसिक बेसिक जो फीचर्स हमने पढ़ी वो आपको समझनी है, इनके की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर लेते हैं। जितना टॉपिक हमने पढ़ा उनके क्वेश्चंस करते हुए चलते हैं, ताकि थोड़ा सा हमें ये रहे कि हमने जो पढ़ा है वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, कंप्लीट द सेंटेंस, मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज। बताइए, मैनेजमेंट किससे संबंधित होता है, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज। क्यों, क्यों होता है ऐसा,
Sir, because they help in reduce cost and that lead to higher profits. बिल्कुल। बेसिकली जो एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज करते हैं वो उसका करने का पर्पज क्या होता है कि जो मिनिमम आउटपुट है, सॉरी मिनिमम इनपुट है, उसका हम यूज कर सकें और मैक्सिमम बेनिफिट क्या कर सकें, ड्राइव कर सकें। आप इसमें अपने पास से जो भरें वो ठीक रहेगा, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। बाकी जो इनका जो आंसर है हम उसको भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। इन्होंने क्या बताया है, दे रिड्यूस द कॉस्ट एंड अल्टीमेटली लीड टू हायर प्रॉफिट्स, जो कि हमने अपने टर्म में क्या लिखा है, मिनिमम आउटपुट मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। देयर आउटपुट मींस हायर प्रॉफिट्स। आउटपुट का मतलब होता है हायर प्रॉफिट्स, हायर प्रोडक्शन, हायर प्रॉफिट्स, हायर प्रोडक्शन। मिनिमम इनपुट का मतलब होता है विद मिनिमम कॉस्ट, विद मिनिमम कॉस्ट। तो ये हमारा बेसिकली जो हमने ऊपर लिखा है, आप उस वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज जो इन्होंने एग्जैक्टली आंसर दिया आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आइए इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में बताइए जरा देखकर, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या है, तो फॉल्स है। हाई एफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद हाई इफेक्टिवनेस। कहता है हाई एफिशिएंसी कब आएगी, जब हाई इफेक्टिवनेस आएगी। भाई दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं, इफेक्टिवनेस अलग कंसेप्ट है और एफिशिएंसी अलग कंसेप्ट है, लेकिन दोनों अगर होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम करेगा। ये चेक कर लेते हैं। इन्होंने क्या बताया है, ये कहते हैं कि ट्रू, ये क्या कहते हैं कि ट्रू है भाई। ये क्या है, हाई एफिशिएंसी एंड हाई इफेक्टिवनेस इज द एम ऑफ ऑल द मैनेजर्स, पुअर मैनेजमेंट इज ड्यू टू बोथ इनएफिशिएंसी एंड इनफेक्टिवनेस। एक बार स्टेटमेंट दोबारा पढ़ते हैं, क्या कहती है, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में हाई एफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद हाई इफेक्टिवनेस, कहता है कि भाई एफिशिएंसी जो है यानी मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट किसके साथ एसोसिएटेड है, काम के ऑन टाइम पर कंप्लीट होने के साथ। तो हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, उस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने कहा था कि एक और टारगेट दिया गया है 10,000 यूनिट्स के प्रोडक्शन का, 10,000 यूनिट्स के प्रोडक्शन का, और ये कहा गया है कि आपको ये 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है इन 10 डेज, इन 10 डेज, और जो लागत होनी चाहिए वो 10 रुपए पर यूनिट होनी चाहिए। अब देखते हैं जरा, क्या एफिशिएंसी मिनिमम कॉस्ट क्या इफेक्टिवनेस के साथ आएगी। यदि एक मैनेजर ए अपने काम को विद इन 10 डेज में कंप्लीट कर दे, तो वहां पर 10 डेज में यदि कंप्लीट कर रहा है तो इसका मतलब ऑन टाइम काम कंप्लीट कर रहा है, इफेक्टिवनेस की बात हम करेंगे। दूसरा, अगर हाई इफेक्टिवनेस है तो इसका मतलब वो उसको कोशिश करेगा कि जो लागत है उस लागत पर या उससे कम, या उससे कम लागत पर बनाने की भी कोशिश करे। तो जो हम पढ़ रहे हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, तो वहां हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो इसको आप इंक्लूड करें कि दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि ये सही बात है। अगर आप समय पर काम करके दे पाए, और समय पर यदि आप काम करके दे रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप कम से कम लागत में काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं, कम से कम लागत में वहां काम करने के लिए तैयार हैं। अगर आप समय पर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आपको एक्स्ट्रा डेज लग रहे हैं, तो इसका मतलब या तो आप टाइम ज्यादा लगा रहे हैं या आप रिसोर्सेज भी ज्यादा खराब कर रहे हैं, जिससे कॉस्ट बढ़ रही है। तो इन्होंने क्या आंसर दिया है, इन्होंने आंसर दिया था true. It is a true statement. High efficiency and high effectiveness is the aim of all the manager. Poor management is due to both inefficiency and ineffectiveness. यानी कि जहां पर हाई एफिशिएंसी होगी वहां ही इफेक्टिवनेस होगी, या जहां पर हाई इफेक्टिवनेस होगी वहां हाई एफिशिएंसी भी होगी। इसका यस मतलब ये हो सर। गया दे आर इंटर रिलेटेड। ये क्या है, एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। तो आप इसको एक इंटरलेटेड कंसेप्ट मानेंगे, सेपरेट फंक्शंस ना मानते हुए, इंटरलेटेड यस मानते हुए सर। काम करेंगे, ठीक है। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। इफेक्टिवनेस मींस, इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस मींस डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। देखिए ये तो सर बिल्कुल फॉल्स। स्पष्ट दिखाई दे रहा है गलत है, क्योंकि हमने बात की थी इफेक्टिवनेस का क्या मतलब होता है, ऑन टाइम काम को पूरा करना। और मैंने आपको इसमें यह भी बताया था कि अगर टास्क करेक्टली की जगह राइट टास्क आए तो ही क्या माना जाएगा,
इफेक्टिवनेस मानी जाएगी। लेकिन यहाँ टास्क करेक्टली है तो सी मिनिमम कॉस्ट को डिफाइन करता है, मिनिमम कॉस्ट को। यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट की बात हम नहीं करते हैं। इट मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली ये गलत है, एंड विद मिनिमम कॉस्ट ये भी गलत है। हम इफेक्टिवनेस में तो ऑन टाइम काम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा इसका क्या आंसर हो जाएगा? इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। कैसी स्टेटमेंट है ये? फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पर हम काफी हद तक सही रहे, हमने इसको आइडेंटिफाई करने में कोई गलती नहीं की। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए। प्लानिंग कहता है प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस। हमने पढ़ा था कि प्लानिंग क्या है? डिसाइडिंग इन एडवांस। Yes, एडवांस में sir. डिसाइड करना है व्हाट इज टू बी डन एंड हु इज टू बी डन। तो सर कैसी ट्रू है। स्टेटमेंट? बिल्कुल ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट है ये। कैसी स्टेटमेंट है ये? ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट है। चलिए इसका आंसर ट्रू चेक कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? प्लानिंग प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम्स। कह रहा है प्रॉब्लम्स को रोक नहीं सकता, सर लेकिन ट्रू है। मिनिमाइज, बिल्कुल मिनिमाइज कर सकती है। यस प्लानिंग सर। क्या कर सकती है? इनको मिनिमाइज। मिनिमाइज तो कर सकती है, लेकिन बिल्कुल रोक नहीं सकती। तो एक ऐसी स्टेटमेंट है ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका रीजन बताया है। प्लानिंग इज ओनली प्रेडिक्ट देम बट प्रिपेयर कॉन्टिजेंसी प्लान टू डील विद देम इफ एंड व्हेन दे आर occurred। चलिए ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 फिल इन द ब्लैंक्स का है। जरा ध्यान से देख के फिल करने पड़िएगा। इसमें लिखा है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड्स हु विल डू ए पार्टिकुलर टास्क, वेयर इट इज टू बी डन एंड व्हेन इट इज टू बी डन। तो ये कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है जो इस बात को सर डिटरमाइन करता है? ऑर्गेनाइजिंग। बिल्कुल। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम ये बातें डिस्कस करके चलते हैं। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जिसमें हम ये बात डिसाइड करते हैं कि कौन सा काम कौन व्यक्ति करेगा, कब करेगा और कहाँ पर करेगा। तो ये जो फंक्शन होता है ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, मैच द फॉलोइंग। आपको ध्यान से इनको मैच करना है। पहला पॉइंट, मैं इनको मैच करने से पहले आपको बता दूं कि आप ये पढ़िए साइड में कॉलम 2 में क्या दिया गया है। कॉलम 2 में दिया गया है मुझे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और एक और फंक्शन दिया गया है दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग। तो हमें इन पांचों फंक्शन के मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए, तो हम इजीली इनको क्या कर पाएंगे? मैच कर पाएंगे, कॉलम को मैचअप कर पाएंगे। तो सबसे पहले प्लानिंग क्या होती है? डिसाइडिंग इन एडवांस। ढूंढिए कहां पर है। इसमें लिखा है डिटरमाइनिंग व्हाट एक्टिविटीज एंड आउटपुट are critical to success, recruitment, selection, placement, determining the activities and resources are required, establishing an atmosphere that encourages employees to their best, setting goals in advance, ये है in advance, and developing सर way, प्लानिंग। बिल्कुल, of achieving them effectively and efficiently. This is related to your planning part. अब यस बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग में रिसोर्सेज की बात की जाती है। तो देखिए डिटरमाइनिंग व्हाट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, इसमें हमें गिवन है, और यस कहीं सर। रिसोर्सेज के बारे में कोई बात हुई नहीं है। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग से बिलोंग ऑर्गेनाइजिंग हो करता है। जाएगा। स्टाफिंग में हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की बात करते हैं। तो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्लेसमेंट ट्रेनिंग ये सब हमारी स्टाफिंग का गुड। पार्ट माना जाता है। और कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं? व्हाट एक्टिविटीज एंड आउटपुट आर क्रिटिकल टू सक्सेस। और हम बात करें यस एम्प्लॉइज सर। एंड एटमोसफेयर दैट इंक्रीजेज एम्प्लॉइज टू देयर बेस्ट। तो यहाँ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग में एक फंक्शन होता है ना हमारा मोटिवेशन का, यस सर। मोटिवेशन का। और हम एक बात करते हैं सुपरविजन की इसके अंदर। और हम इसमें बात किसकी करते हैं? लीडरशिप की। और हम इसमें बात किसकी करते हैं? कम्युनिकेशन की। ये चार एलिमेंट हमने पढ़े थे इस डायरेक्टिंग के अंदर। तो इस प्रकार का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, इंक्रेज करना एम्प्लॉयज को कि वो अपना बेस्ट कर सके, तो ये किसका पार्ट है? हमारा डायरेक्टिंग का पार्ट है। पर डेफिनेटली आखिरी का जो बच गया वो किसका पार्ट रहेगा? कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग का। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई फर्स्ट का जो है वो क्या आंसर होगा हमारा? फर्स्ट के लिए हमारा आंसर होगा ए। सेकंड के लिए हमारा क्या आंसर होगा? सेकंड के लिए आंसर होगा डी। डी। बिल्कुल, सेकंड के लिए क्या आंसर हो जाएगा? डी। थर्ड के लिए क्या आंसर बनेगा हमारा? बी। इवन क्या थर्ड के लिए? बी। थर्ड बी। के लिए बी। बी बन गया। तो ये फोर्थ के लिए और फिफ्थ के लिए, फिफ्थ के लिए ई आ गया, और फोर्थ के लिए हमने क्या लगाया है? दैट इज स्टाफिंग, सी। सी। तो ये हमारा इसका बेसिकली आंसर बन जाएगा। आइए चेक कर लेते हैं एक बार, कहीं गलती तो नहीं कर दी। ए डी
बी, सी, ई। बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। नेम द कंसेप्ट, नेम द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व्स the grouping of required task into manageable departments or works units and establishing of authority reporting relationship within the organizational hierarchy। तो मैंने आपको कल, ऑर्गेनाइजिंग। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको एक आइडिया, एक फंक्शन लिखवाया था, एक प्रोसेस का नाम लिखवाया था, IDAE। मैंने कहा था जब भी आपको ये चार एलिमेंट कहीं दिखाई दें तो वहां आप आंख बंद करके ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन मेंशन कर दें। ऑर्गेनाइजिंग, देखिए इसमें मैंने बताया था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप के बारे में, अथॉरिटी के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। ए में मैंने बताया था असाइनिंग द ड्यूटीज, हम यहाँ रिक्वायर्ड टास्क इनटू मैनेजेबल डिपार्टमेंट। डी का मतलब बताया था डिपार्टमेंटलाइजेशन, और आई का मतलब बताया था रिक्वायर्ड टास्क ऑफ द सिमिलर नेचर, जिनको हम मैनेजेबल डिपार्टमेंट में बांटते हैं। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन हो जाएगा, कौन सा कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग। अब यहाँ पर ध्यान करिएगा, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पूछा है हमसे। अब कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में हम ना तो यहाँ प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, ना इफेक्टिवनेस के बारे में बात करेंगे, और ना ही एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ कंसेप्ट का मतलब है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर डिस्कस किया गया, तो ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बेसिकली डिस्कशन हमारा यहाँ पर हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ब्लैंक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। द स्टाफिंग। बिल्कुल, स्टाफिंग को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन बोलते हैं। हमने इसके बारे में पढ़ा था। जो स्टाफिंग होती है उसको ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, तो क्योंकि ये ह्यूमन बींग से रिलेट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या है, केस स्टडी टाइप में है। क्या है केस स्टडी, पढ़ते हैं। on one of the very important aspect of management is to make sure that right people with the right qualification are available at the right places and times to accomplish the goals of the organization। identify the aspect of management, द बताइए। स्टाफिंग। बिल्कुल, हमने बात की थी ना स्टाफिंग में, हम रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की बात करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टाफिंग हो जाएगा, नो डाउट। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैनेजमेंट का, स्टाफिंग, जिसकी हमें यहाँ जरूरत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है ये देखते हैं। 11th क्वेश्चन हमारे सामने है, ब्लैंक इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग। देखिए मॉनिटरिंग की जहां बात आती है तो वहां पर बेसिकली हम जनरली कंट्रोल कंट्रोलिंग। बात करते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो वहां पर हम बेसिकली कंट्रोलिंग की बात करके चलते हैं। तो ये कंट्रोलिंग के बारे में बात कर रहा है, कंट्रोलिंग के बारे में। तो यहाँ कंट्रोलिंग की बात हो रही है हमारी। तो सारे फंक्शंस अगर हमने अच्छे से पढ़े थे तो हम इसका आंसर दे पा रहे हैं, या हमने पहले भी पढ़े होंगे तो हम इसका आंसर दे पा रहे हैं, सीधी सी बात है। कंसेप्ट मतलब आपको समझ में आ रहा है तो आप आंसर दे पा रहे हैं, अदरवाइज कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, ब्लैंक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एग्जामाइन द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द प्लान। ऑर्गेनाइजिंग। हाँ बिल्कुल, कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है जो प्लान को इम्प्लीमेंट करने में हमारी मदद करता है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। को कौन सा होता है हमारा, ऑर्गेनाइजिंग होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग। तो आप इस ऑर्गेनाइजिंग को करेक्ट कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है मैकडोनल्ड से रिलेटेड, हम पढ़कर आए थे अभी भी। मैकडोनल्ड द फास्ट फूड जायंट मेड मेजर चेंजेस इन द इट्स मेन्यू टू एबल टू सर्वाइव इन द इंडियन मार्केट। कह रहा स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट। तो बताइए किससे रिलेटेड है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड है ये, दैट मैनेजमेंट वर्क्स अंडर द डायनेमिक चेंजेस। यानी मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक, DYN, डायनामिक, डायनेमिक डायनामिक फंक्शन। फंक्शन। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन होता है, राइट। तो डायनेमिक जो फंक्शन है ये एक डायनेमिक एक्टिविटी है। चलिए आगे चलते हैं इसके आंसर की तरफ। आंसर क्या लिखा है, कहता है कि मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन एंड हैज टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल organization must change itself and its goal according to the needs of the environment।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस कर लेते हैं। मैच द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जो फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है इनको आपने मैच करना है। तो फंक्शंस ऑफ क्या आप मैच कर पाएंगे? तो इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप इसको देख लेंगे करके। ये आपकी बुक से लिए गए क्वेश्चन है सारे के सारे, तो आपको ये बुक में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्या 2012 में आया था। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद फाइंडिंग द राइट पीपल टू द राइट जॉब। ये भी बड़ा इजी है, आप इजीली कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा स्टाफिंग फंक्शन होता है, बेसिकली स्टाफिंग से रिलेटेड है। तो ये 2012 में एक नंबर में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इट्स गोल्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, अभी पढ़कर आए थे, डायनेमिक फंक्शन, राइट। डायनेमिक फंक्शन के बारे में बेसिकली ये क्या बात कर रहा है, मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। 18-19 के सैंपल पेपर में दिया गया था। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट फॉलोइंग एज डेलिब्रेट प्रोसेस। देखिए सबसे पहला पेज जब हमने पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको कहा था कि इस स्टेटमेंट के बारे में कई बार वो आपसे पूछ लेगा। यस सर, तो मैनेजमेंट है सर। बिल्कुल, इसका आंसर क्या है हमारा, मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट वो डेलिब्रेट प्रोसेस होती है जिसके आधार पर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को क्या करती है, अचीव करती है। तो यहाँ पर हम मैनेजमेंट इसका जो है आंसर फिल कर लेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक जब हम पढ़ते हैं और साथ साथ क्वेश्चन करते हैं तो हमें एक आधे कंसेप्ट वहां पर भी क्लियर हो जाते हैं। अगर ऊपर कोई बात समझ में ना आई हो तो जो बातें मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, जहां मैं अंडरलाइन करवा रहा था, जहां मैं बता रहा था कि ये क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछ लेते हैं, तो होप सो कि वो आपको समझ में आ रहे होंगे कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये करीब करीब 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। मैंने देखा नहीं इस पीपीटी में कितने क्वेश्चन है, फिर भी इतने होने चाहिए। चलिए, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेट्स टू असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी। देखिए ये सारी बातें किससे संबंधित हैं, आई, डी, ए, टी। इसको आप बिल्कुल नोट करके रखें, इनसे रिलेटेड। और ये किस में आते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में। ये किस में आती है हमारी सारी बातें, ऑर्गेनाइजिंग में। ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग का जो है बेसिकली हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अगेन मैच द फॉलोइंग का है। बताइए, ऑब्जेक्टिव्स किस में सेट करते हैं, मैचिंग आउटकम विद टारगेट्स किस में करते हैं, रिसोर्सेज फॉर इम्प्लीमेंटेशन किस में किया जाता है, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग किस में होती है, सुपरविजन मोटिवेशन किस में होता है। तो मैच करते हुए चलेंगे। सुपरविजन मोटिवेशन डायरेक्टिंग का पार्ट माना गया है। 4 एलिमेंट होते हैं, मैंने लिखवाए थे, यस सर। MSLC। अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग तो वो स्टाफ स्टाफिंग। रिलेटेड है। अगर हम बात करें मैचिंग द आउटपुट्स तो वो कंट्रोलिंग का पार्ट है। कंट्रोलिंग। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की तो प्लानिंग की बात प्लानिंग। होती है। और अगर हम बात करें रिसोर्सेज इम्प्लीमेंटेशन तो वो ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग की बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको इसमें से आइडेंटिफाइड करना है आंसर। देखिए आ गया वो आंसर, जो वो क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। एक प्रोडक्शन मैनेजर है who was able to produce the desired output with minimum cost but not within the required time. In this case the manager was, बताइए इस एफिशिएंट कंडीशन ओनली। में। बिल्कुल एफिशिएंट ओनली माना जाएगा, क्योंकि वो मिनिमम कॉस्ट पर काम कर रहा है। तो हम ये कहेंगे वो क्या है, एफिशिएंट ओनली। कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, नेम द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद प्रो अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो ऐसे केवल मैनेजमेंट। एक ही प्रोसेस है हमारे पास, और उस प्रोसेस मैनेजमेंट। का नाम क्या है, मैनेजमेंट। उस प्रोसेस का नाम हमारा क्या है, मैनेजमेंट। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो मैनेजमेंट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सुहासिनी द जर्नल मैनेजर कौन है, जनरल मैनेजर है। और जनरल मैनेजर कौन से लेवल पर आते हैं, जनरली टॉप लेवल पर आते हैं, टॉप ठीक है। लेवल। बिल्कुल, ओ फैबमार्ट परफॉर्म्स द मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। विच मैनेजमेंट फीचर इज हाईलाइटेड बाय दिस। आपको बता, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बिल्कुल मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि वो जनरल मैनेजर है और मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है उनको वो परफॉर्म कर रही है और ऑन गोइंग प्रोसेस के तौर पे। तो ऑन गोइंग प्रोसेस जनरली क्या होती है,
कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। क्या होती है वो हमारी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है ये देखते हैं। एनसीईआरटी का एक छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाई इज मैनेजमेंट कंसिडर्ड एज मल्टी फेसिड कंसेप्ट। मल्टी फेसिड कंसेप्ट क्यों, मल्टी फेसिड कंसेप्ट क्यों माना गया है? क्योंकि इसमें हम वर्क, इसमें हम क्या करते हैं, वर्क, पीपल एंड Operations. ऑपरेशंस का मैनेजमेंट करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज टू बी कंसिडर्ड एज मल्टी फेसेड Multi-phase कंसेप्ट। concept. बिल्कुल। और इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज मल्टी फेसेड कॉन्सेप्ट बिकॉज मैनेजमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट हैज थ्री मेन डायमेंशंस, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। इसलिए इसको हमने क्या माना है, मल्टी फेसेड माना है। चलिए आगे हमारे पास केस स्टडी आ जाती है, यहाँ पर हम अपने आप को रोक लेते हैं। आपको ये कुछ Okay, केस sir. स्टडी पढ़नी है, समझनी है और घर से तैयार करके लानी है। इनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ये 10-12 केस स्टडी जितनी भी होंगी ये सारी की सारी हम कल डिस्कस करेंगे और अपने नेक्स्ट टॉपिक को भी कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम अपनी क्लास को रोकते हैं। कोई डाउट किसी प्रकार का हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो आप No, लीव sir. कर सकते हैं, क्लास को छोड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Okay, sir. Bye, sir. Good night, sir. Bye. Good night. Sweet dreams.